Today we will start the new chapter number 4, disease manifestation and pathophysiology. ये क्लिनिकल फार्मेसी का 4th चैप्टर है, डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर। इसमें से एग्जाम में 10, 5, 15 नंबर का जो पेपर है वो जरूर आता है इसमें से क्वेश्चंस। अब फर्स्ट इसमें हम करेंगे डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन है एटियोलॉजी। अब एटियोलॉजी क्या होता है? फर्स्टली हम जो डिजीज जब होती है किसी को तो उसका हम कॉज रीजन पता करते हैं, कारण कि ये डिजीज क्यों हुई हमें, उसे हम बोलते हैं एटियोलॉजी। सेकंड है इसमें मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है? जब हमें डिजीज हो जाती है किसी भी पेशेंट को, पर्सन्स को, तो उसमें क्या, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसकी जो बॉडी है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जो उसकी जो पेशेंट है उसकी बॉडी में, फेस पर या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर वो हमें ऑब्जर्व होने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या चेंजेस अब जब ऑब्जर्व होते हैं ड्यूरिंग डिजीज के टाइम जो चेंजेस होते हैं वो ऑब्जर्व होंगे। जैसे साइन एंड सिम्टम्स उसके, जैसे एग्जाम्पल है हेडेक, फीवर, पेन, अकीन्स होना, ठीक है, स्वेलिंग हो जाना, या फिर रेडनेस, रैशेज हो जाना अपनी स्किन पर। उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाती है, ठीक है। उनमें इन्फेक्शन के टाइम इन्फेक्शन हो जाना, जब उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें स्वेलिंग हो जाना, उसके पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जाना, वो इसमें आते हैं मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। अब हमें डिजीज का कारण पता चल गया, उसके जो है साइन एंड सिम्टम्स पता चल गए। अब जो डिजीज है वो हमारी बॉडी में क्या करेगी, कैसे उसका हम पता लगाएंगे कि कैसे वो बिगिन हुई, ठीक है, कैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रही है, उसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। मतलब हाउ डिजीज बिगिन्स एंड वेन, कि जो डिजीज है वो कैसे स्टार्ट हुई हमारी बॉडी में, ठीक है, उसके बाद वो डेवलप कैसे करे, कौन से स्टेज पर है, ठीक है, कितनी इन्फेक्शन क्रिएट कर दी, कौन सा हमारा जो ऑर्गन है, पार्ट है उसका वो डैमेज हो गया, हमारे जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज हैं जो हमारे बॉडी में, वो कितनी इफेक्ट हुई हैं उस डिजीज से, वो हमें पता चलेगा पैथोजेनेसिस से। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे जो इसमें रेगुलर हमारी डिजीज में यूज होते हैं। फर्स्ट है एक्यूट। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए हमें डिजीज होती है, जैसे हेडेक, फीवर, ठीक है, या फिर हेपेटाइटिस, ठीक है, कोई भी जो डिजीज है जो 1 हफ्ता 15-10 दिन के लिए हमें होती है, ठीक है, 15 दिन तक उसका टाइम पीरियड है, उसे हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनिक। क्रोनिक एग्जाम्पल कैंसर, ठीक है, टीबी हो गया, ठीक, उसके बाद हो गया ट्यूमर्स हो गए, वो हो गई क्रोनिक डिजीज। मतलब लॉन्ग टाइम तक उस डिजीज का ट्रीटमेंट चलता है, लॉन्ग टाइम तक वो डिजीज क्या है हमें होती है, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इसमें, अब हम फर्स्ट डिजीज करेंगे इसमें हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। जो जॉन्डिस है उसको हम बोलते हैं जैसे पीलिया। जॉन्डिस क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाती है हमारे लीवर में, ठीक है, उससे हमारी जो स्किन है वो येलो कलर की हो जाती है, आईज येलो कलर की हो जाती है, नेल येलो कलर की हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। मतलब इन्फेक्शन है वो लीवर में हो जाना, जो हमारा बिलिरुबियम है, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण हमें जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट है क्रियोसिस। क्रियोसिस का मतलब है जब हमारे जो लीवर है, लीवर के सेल्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाए, ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन हो जाए, हमें वो बिल्कुल काम नहीं करते, जो लीवर है वो अपना जो वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता, उसमें जो सेल्स है वो टूट जाते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रियोसिस। जैसे जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है वो अगर अल्कोहल लेते रहें, ड्रिंक करते रहें, तो उनका जो लीवर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा, उस चीज़ को बोलते हैं क्रियोसिस लीवर। मतलब लीवर इन्फेक्शंस ज़्यादा होना, या मतलब लीवर का खत्म हो जाना। अब फर्स्ट
फर्स्ट टर्म है हमारी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, इसे हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। ये किससे होती है हेपेटाइटिस? ये हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। ये वाटर बोर्न डिजीज है, पानी से होती है, वाटर बोर्न डिजीज होती है। जब हम लोग मेनली जिस एरिया में पानी साफ नहीं आता, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है वो बिल्कुल क्लीन नहीं आता, उसमें कूड़ा करकट या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में ये हेपेटाइटिस की डिजीज ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें पानी क्लीन होना चाहिए, फूड अपना जो है वो क्लीन होना चाहिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे हमें हेपेटाइटिस जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कॉज्ड हेपेटाइटिस वायरसेस ए, ये वाटरबोर्न डिजीज तो है बट कॉज किससे होती है? जब वाटर है वो क्लीन नहीं है, ठीक है, डर्टी वाटर है, तो उसमें वायरसेस होंगे, उन वायरसेस को बोलते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस ए। उसके कारण जो हमारे डिजीज है वो अक्कर होती है बॉडी में। नेक्स्ट है जो है हेपेटाइटिस, वो 5 टाइप्स के हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। इसको हम लिख देते हैं HBA, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वायरस बी, हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस सी, हेपेटाइटिस वायरस डी एंड हेपेटाइटिस वायरस ई। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसमें जो हेपेटाइटिस है इसमें ए बी सी डी ई, जो ए है वो तो होता है हमारे फूड से, वाटर से, और ये शॉर्ट टर्म डिजीज है, मतलब थोड़े टाइम के लिए ये डिजीज होती है, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट जब लेते हैं ये डिजीज जो है वो ठीक हो जाता है, इसमें जो है प्रॉब्लम वो सारा ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। बी सी एंड डी, ये जो हेपेटाइटिस है ये क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लगाने, उसको देने से, इन्फेक्टेड जो पर्सन्स हैं, ठीक है, पेशेंट होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने से, ठीक है, इन्फेक्टेड जो भी हमारा वाटर है, फूड है, उनकी जो है कंटेमिनेटेड जो हम आर्टिकल से यूज़ करेंगे पेशेंट्स की, उससे भी हमें हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड डी हो सकता है। ये जो 3 टाइप के वायरसेस हैं ये क्रोनिक डिजीज है। इसमें जो डिजीज है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है बॉडी में, लॉन्ग टाइम तक इनका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद है वायरसेस हेपेटाइटिस वायरस ई, ये फूड से होता है, कंटेमिनेटेड फूड लेने से। ये भी शॉर्ट टर्म डिजीज है, इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो 10-15 दिन के बाद इसका ट्रीटमेंट चलता है। 10-15 दिन के बाद जो पेशेंट है वो बिल्कुल रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जब हेपेटाइटिस होता है उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या है, स्टार्टिंग में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हेपेटाइटिस है, हम कैसे उसको, जो डॉक्टर्स हैं वो उनको कैसे पता चलेगा, वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि डिजीज हमें कौन सी है। फर्स्ट एक तो पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है, हेडेक होगा उसका, फटीग मतलब थकावट होना, कमजोरी हो जाना उसकी बॉडी में, वीकनेस, ठीक है, पेन होना उसके लेग्स में, आर्म्स में, बॉडी पेन होना। उसके बाद है भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, फिर नोजिया हो जाती है, ठीक है, घबराहट, वॉमिटिंग्स, उल्टी होना। जो यूरिन है उसका कलर डार्क येलो हो जाता है, जो नॉर्मल यूरिन का कलर है उससे जो कलर है उसका चेंज हो जाएगा पेशेंट का, वो डार्क येलो यूरिन हो जाएगा। फिर जो कलर है स्किन का वो भी येलो हो जाएगा, नेल, आईज है वो भी येलो हो जाएंगी, येलो कलर की, ठीक है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है इनिशियली, जिससे हमें या फिर जो डॉक्टर है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें कौन सी डिजीज है। नेक्स्ट उसके बाद जब ये पेशेंट को होते हैं उसके बाद फ्यू डेज तक जो है फीवर वो रहता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो फीवर है वो कम होने लग जाता है, ठीक है, वो नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है। बट जो हमारे अदर सिम्टम्स है, हेडेक, फटीग, वीकनेस, पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, डार्क यूरिन, येलो कलर स्किन का, ये सारे अपीयर रहते हैं, ये सारे कंटिन्यू हमारी जो है बॉडी में वो अपीयर रहते हैं। सिर्फ जो फीवर है वो कम होगा, ठीक है, बाकी जो साइन एंड सिम्टम्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद जब 3 वीक के बाद जो है आफ्टर 3rd वीक जो है तब पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। 4th एंड 6th वीक तक जो है पेशेंट को बिल्कुल
अच्छे से वो रिकवर हो जाएगा। उसको रिकवर होने के लिए 4 या 6 वीक चाहिए पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद है जो डायग्नोसिस, हमें पता कैसे चलता है कि हमें हेपेटाइटिस है। जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करेंगे कि आप टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, उससे जो है वो आपको एंटीबॉडीज का जो टेस्ट करने का पता चलेगा कि एंटीबॉडीज वर्क कंप्लीटली करती हैं या नहीं, ठीक है। उससे हेपेटाइटिस का हमें पता चलता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर क्या ट्रीट करते हैं? एक तो फर्स्ट रेस्ट करना, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो फर्स्ट हम क्या देते हैं, रेस्ट पेशेंट को। सेकंड, उसको जो वोमिटिंग होती है, जो घबराहट होती है, उसको मैनेज करना। नेक्स्ट, जब जिस भी पेशेंट को हेपेटाइटिस है उसे अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल से और हेपेटाइटिस होता है, लीवर खराब हो जाता है उससे। तो जो पेशेंट है उनको अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल को, और जो यूज है मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है मेडिकेशंस, उनका यूज करना चाहिए। अब जो जैसे नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं वो शुगर के गन्ने का रस भी पीते हैं, जिससे कि जो है हेपेटाइटिस वो ट्रीट हो जाता है, ठीक है, उससे जल्दी आराम मिलता है उसमें। अब मेन इसका पार्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब जो हमारे हेपेटाइटिस है उसके जो वायरसेस हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग क्या इसमें कोर्स करेंगे कि हाउ डिजीज बिगिन एंड व्हेन, कि कैसे शुरू हुई डिजीज और उसने कैसे इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया अपनी बॉडी में हमारे में, वो हम पैथोफिजियोलॉजी में करेंगे। जो हमारे पास हेपेटाइटिस ए वायरसेस है वो एंटर किससे करेंगे, जो एंटर करते हैं बाय माउथ या फिर फेशियल रूट से, वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं वायरसेस। अब जो वायरसेस हैं वो हमारे लीवर में एंटर करके, ठीक है, लीवर में जाएंगे, वहां पर अपनी जो है रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। ये वायरसेस हो गए, मान लो ये हो गया हमारा लीवर, ये वायरसेस है, ये हमारे बाय माउथ एंटर करके, ठीक है। इसके बाद ये क्या हमारी जो लीवर है उसमें डेवलप करके उसमें रेप्लिकेट हो गए, ठीक है, वहां पर उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। उसका जो हमारे लीवर में सेल्स होते हैं, ठीक है, मान लो ये सेल्स है, इनमें स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग इन द सेल्स, ठीक है, लीवर में स्वेलिंग हो जाएगी सेल्स में, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। उसका 10 या 12 डेज के बाद जो वायरसेस है वो हमारे लीवर के थ्रू हमारे ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है, और एक्सक्रीट करते हैं बिलियरी सिस्टम को। अब जो हमारा लीवर है उसमें क्या होता है, बाइल, ठीक है। अब जो बाइल है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, उसमें क्या है, बाइल जो है वो प्रॉपरली जब काम नहीं करता, लीवर को काम नहीं करने देता, ठीक है, जब प्रॉपर लीवर काम नहीं करेगा तो बाइल की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो बाइल जो है वो इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे क्या होता है, ब्लूब्रियम जो है केमिकल वो इंक्रीज होगा और हमें हेपेटाइटिस और हो जाती है। ये बिलियरी सिस्टम है जो उसको इंक्रीज कर देता है, फिर जब प्रॉपर लीवर काम नहीं करता और जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं लीवर के वो टूटने लग जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। वो जो WBC हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, फाइट करते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे, ठीक है। डेड होने के कारण वो जो है हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो वायरसेस हैं, उनको अटैक नहीं कर पाते उनको, ठीक है, उन पे ऊपर अटैक नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, लीवर में इन्फेक्शन, जो इक्विलिब्रियम एंजाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है, इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो क्या जो लीवर है बिल्कुल प्रॉपर खराब होने लग जाता है, जिससे हमें हेपेटाइटिस होती है। अगर हम लोग हेपेटाइटिस का जल्दी से इलाज नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते, तो वो हेपेटाइटिस ज़्यादा भी हो जाती है हमें, ठीक है। उससे हम उसके बाद हेपेटाइटिस B, C या D में भी वो कन्वर्ट हो जाता है, वो क्रोनिक डिजीज बन जाती है, जिससे जो है वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हेपेटाइटिस जो है
हमने उसका साइन सिम्टम स्टडी कर लिए, डिजीज का डायग्नोसिस, डिजीज जो है वो स्टडी कर लिया, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लिया। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब जो हमारी हेपेटाइटिस है वो कैसे फैलता है हमारी बॉडी में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फर्स्ट है जो हेपेटाइटिस है, फर्स्टली पॉइंट है ट्रांसमिटेड जो मेनली है वो थ्रू करता है वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से, क्योंकि इसका मेन कॉज क्या है, इसे वाटर बॉर्न डिजीज भी बोलते हैं। इसलिए मेन जो इसका रीजन है किससे ट्रांसफर होगा, जो है डर्टी वाटर और कंटेमिनेटेड फूड से हमारी बॉडी में जाएगा थ्रू ऑरली, ठीक है, अंदर जाएगा। उसके बाद है जो दूसरा पॉइंट है, जो भी हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो है पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके जो कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स हैं पेशेंट के, अगर हम हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स के कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बर्तनों में खाना खाना, ठीक है, उसके जो गिलास है उसी में वाटर पीना, इस चीज़ें के हम आर्टिकल्स यूज़ करेंगे उसकी, तो जो हेल्दी पर्सन है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। उसके बाद है जो जर्म्स हैं वो ट्रांसमिट इनडायरेक्टली किसके थ्रू हो जाते हैं, पेशेंट के जो है कमिंग इन कांटेक्ट, जहाँ उसके स्टूल्स, वॉमिटिंग, यूरिन के थ्रू भी जो है वो ट्रांसमिशन हो जाते हैं, जो वायरसेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बॉडी में। जैसे कई बार हम लोग वॉशरूम जाते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, वहाँ पर उसको क्लीन नहीं करते उस एरिया को विद वाटर से, तो फिर क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं वो एयर में जाकर, ठीक है, जो दूसरे पर्सन्स होते हैं, हेल्दी पर्सन्स होते हैं, उनको भी कंटेमिनेटेड कर देते हैं। नेक्स्ट है जो ट्रांसमिशन होती है, जब हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन का ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे पहले उसके टेस्ट होते हैं कि उसको कोई जो है पर्सन को जिसका हमने ब्लड लिया है उसको कोई डिजीज तो नहीं है, वो किसी से इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो फिर हम जो पेशेंट है उसको ब्लड उसका डोनेट करते हैं। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में, तो जो हमारे हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं वो ब्लड के थ्रू दूसरे पर्सन के अंदर में चले जाएंगे, ठीक है, और उसको भी जो है हेपेटाइटिस कर देते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट जो पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना, ठीक है, किसी के साथ फिजिकली जो है वो कांटेक्ट में आना पर्सन के, उससे भी जो हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ये था हमारा फर्स्ट डिजीज थी हमारी हेपेटाइटिस। नेक्स्ट हम डिजीज करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब कार्डियो का मीनिंग क्या है, हार्ट। अब हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है, हाइपरटेंशन हो गया, अरिथमिया हो गया, ठीक है, माइक्रोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद है कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गया, और उसके बाद है जो हमारे अरिथमिया, एंजाइना, ये सारी क्या है हमारी कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज है। जो हार्ट डिजीज है वो हमें क्यों हो जाती है, ठीक है, कैसे होती है हार्ट, जब हार्ट डिजीज, जब हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, ठीक है, प्रॉपरली वो काम नहीं करता, पंप नहीं करता, ब्लड सप्लाई नहीं करता, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसकी आर्टरीज वगैरह में, उसे हम बोलते हैं, उस टाइम जो डिजीज होती है उनको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियो मीन्स हार्ट। जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, जैसे एग्जाम्पल एंजाइना, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल
मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजेंटिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, अरिदमिया हो गया, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया। ये क्या है, इसकी हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है। ये डिजीज है जो हार्ट से रिलेटेड होती है हार्ट को। अब ये डिजीज होती क्यों, एक तो आर्टरी बॉल जब प्रॉपर काम नहीं करती, नोट प्रॉपर वर्क हो गया, ठीक है। सेकंड है जब इसके हार्ट में जो है प्रेशर हाई हो जाता है, जहाँ कोई डिसऑर्डर हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाती है, ठीक है, उस टाइम जो डिजीज होती है, वैसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाती है ब्लड सेल्स में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। उसके जो वेंट्रिकल्स है हार्ट के, जैसे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आर्टरीज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तब होता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, तब ये सारी जो डिजीज है वो होती हैं, ठीक है। एक तो आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं उनके ऊपर जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनका प्रॉपर काम नहीं कर पाती। सेकंड है जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाती है जब हार्ट में, ठीक है। उसके बाद जब हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें ब्लड की क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, तो हार्ट का प्रेशर ज़्यादा लगता है और जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता बॉडी में, उसके कारण भी क्या है, डिजीज स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम फर्स्ट डिजीज अर्ज करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज है, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन करेंगे जो कि एक नॉर्मल डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग क्या स्टडी करेंगे, फर्स्ट हाइपरटेंशन होता क्या है, ठीक है। ऐसी कंडीशन जब ब्लड जो है उस जो फोर्स होती है वो ब्लड के अगेंस्ट ज़्यादा लगे, ठीक है, जो आर्टरी वॉल है उस पर ज़्यादा हाई फोर्स लग जाती है ब्लड सप्लाई करने के लिए, तो तब उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। एक तो आराम से ब्लड सप्लाई करना हार्ट को, एक जब हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको सप्लाई करेगा, तो जो हार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, दबाव आएगा, तो उसके कारण जो क्या है, हाइपरटेंशन जो अपना बीपी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जब 140 हो जाता है, ठीक है, mmHg, ठीक है, इसकी यूनिट है। जब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल हमारा कितना था 120/80, ये नॉर्मल है। बट हाइपरटेंशन ज़्यादा बीपी कब हम बोलेंगे, जब 140/90 हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जब ब्लड ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है, उसकी जो आर्टरी वॉल्स है, तो जो हमारा बीपी है वो नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे जो पेशेंट्स है उनकी डेथ भी हो सकती है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं हाइपरटेंशन की, फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी। टू टाइप्स
फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी। जो प्राइमरी है इसमें क्या है, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है एंड इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये कुछ इसका जो डायस्टोलिक ब्लड है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इसमें इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ रीजंस हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे फर्स्ट है ओबेसिटी और सेकंड है हमारा जेनेटिक मतलब हेरिडिटी। फर्स्ट है ओबेसिटी मतलब मोटापा, सेकंड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में स्टार्टिंग से चलती आ रही है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक। ये जो डिजीज है हाइपरटेंशन, ये जेनेटिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमारे जो फैमिली में पहले से पर्सन्स को है, ठीक है, तो आगे जो न्यू जनरेशन है उनमें भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पाए जाते हैं, उनको भी ये डिजीज हो जाती है, ठीक है। वो तो हो गया हमारा जेनेटिक मतलब हेरिडिटी प्रॉब्लम। सेकंड है इसमें ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर जब हमारे ओबेसिटी होगा जो पेशेंट्स, ठीक है, वो चलेगा, ठीक है, अगर उसे थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो वो थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है फास्ट चलते टाइम क्या उसे ओबेसिटी के कारण सांस जो है वो ब्रीथिंग है वो प्रॉपर नहीं ले पाएगा, सांस चढ़ जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है जब सांस चढ़ जाती है उसके जो हार्ट है उस पर प्रेशर पड़ता है बॉडी में, ठीक है, प्रेशर पड़ेगा तो उससे क्या होता है उसका जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर पड़ेगा तो आर्टरी वॉल्स पर भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है, उससे जो पेशेंट का बीपी वो इंक्रीज हो जाता है। जो ओबेसिटिक पर्सन्स होते हैं उनमें जो बीपी की नॉर्मल ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बैठे बैठे काम करते हैं, अगर उनको थोड़ा से भी ज़्यादा काम करना पड़ जाए, ठीक है, ज़्यादा उनको आने जाने का काम करना पड़ जाए या फिर कोई भारी काम करना पड़ जाए तो उससे जो है उनकी जो है ओबेसिटी पर उनकी जो प्रॉब्लम हो जाती है उनको, ठीक है, ब्रीथिंग में टाइम और ज़्यादा इंक्रीज बीपी हो जाता है। उसके बाद है इसमें हाई सॉल्ट इनटेक। नेक्स्ट रीज़न है जो पेशेंट है, अगर हम घर में भी कॉमन मेनली ये बातें होती है कि नमक कम खाओ, अगर ज़्यादा नमक खाएंगे हम तो जो हमारा बीपी वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कम नमक खाना चाहिए, उससे क्या होता है बीपी कंट्रोल रहता है। अगर हम सोडियम ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी में जाकर वो हमें इफेक्ट करेगा तो उससे क्या होता है हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन लेने से स्ट्रेस लेने से भी बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है जो हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करना, ठीक है, उससे भी जो बीपी है पर्सन्स का वो इंक्रीज रहता है अगर हम सिगरेट स्मोक करते हैं। प्रेगनेंसी में जब अब नॉर्मल कंडीशंस हो जाती है प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो उस टाइम में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका भी बीपी इंक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट है इसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारे जो बॉडी में जब प्रॉपर काम नहीं करते बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है, उस टाइम जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप होती है। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, सेकंड है हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जब थायराइड जो ग्लैंड्स है हार्मोन है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज